आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, वो तारीख थी 11 अगस्त साल 2015 की, जब शाम को मुझे मेरे दोस्त प्रतीक का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तब उसने कहा, यार सुनना, मम्मी पापा आज बाहर गए हैं और तू तो जानता है कि मैं रात भर अकेले नहीं रह सकता। अगर आज रात तू मेरे यहाँ रुक जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? प्रतीक की सारी बात सुनकर मैं बोला, अरे कोई नहीं, आ जाऊंगा। बोल कितने बजे आना है? इस पर प्रतीक ने कहा, जब तेरा मन करे, बस रात 9 बजे से पहले आ जाना। और इतना कहकर प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। खैर, मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा ताकि जल्द से जल्द प्रतीक के घर पहुंच सकूं और सारा काम निपटाकर तकरीबन 8:30 बजे तक अपनी मोटरसाइकिल से प्रतीक के घर की ओर निकल गया। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा देखकर मैं बाइक को तेजी से भगाने पर मजबूर था, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त आ सकती थी और इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आएगा। खैर, कुछ देर बाद मैं प्रतीक के घर पहुंचा। प्रतीक का घर काफ़ी अजीब सी जगह पर था। आसपास ना तो वहाँ कोई दूसरा घर था और ना ही कोई दुकान, जिस पर मैंने मन ही मन कहा, अब पता चला साले को इतना बड़ा घर सस्ते में क्यों मिल गया। मेरी बाइक की आवाज़ सुनकर प्रतीक ने दरवाज़ा खोला। मैंने बाइक को घर की बाउंड्री के अंदर एक शेड के नीचे रख दिया ताकि अगर बारिश हो भी तो मेरी बाइक भीगे नहीं, और बाइक रखकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। प्रतीक का घर सच में काफ़ी बड़ा था और इतने बड़े घर में अकेले प्रतीक तो क्या, कोई भी डर जाएगा। खैर, अभी मैं अपनी आंखें फाड़कर उस घर को निहार ही रहा था कि प्रतीक बोला, चल मेरे कमरे में, खाना मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था, चल वही खाते हैं। प्रतीक के बोलते ही हम दोनों उसके कमरे की तरफ जाने लगे। फिर उसके कमरे में जाकर हमने कुछ देर बातें की और बातों ही बातों में मैंने प्रतीक से पूछा, यार तेरा इतना बड़ा घर है, तुम लोग एक वॉचमैन क्यों नहीं रख लेते हो? जिस पर प्रतीक ने अपनी पेशानी की लकीरों को चढ़ाते हुए कहा, हमने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार वॉचमैन रखा था, मगर सबने 2-3 दिन में नौकरी छोड़ दी। वो सब हमारे घर के पीछे जो कब। ये बोलते बोलते प्रतीक रुक गया। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर मैं बोला, क्या क्या घर से थोड़ी दूरी पर क्या है? इस पर प्रतीक विषय बदलते हुए बोला, छोड़ना वो सब, चल खाना खाते हैं और सो जाते हैं, बहुत तेज बारिश आएगी लगता है, बाकी बात मैं कल सुबह बता दूंगा। फिर मैं और प्रतीक खाना खाने लगे। खाने का पहला निवाला अभी मेरे गले से नीचे उतरा भी नहीं था कि तेज हवाओं के चलते कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। बाहर तूफान और बारिश दोनों ही शुरू हो चुकी थी। खाते खाते मैं उठा और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे किसी आदमी की चीख सुनाई पड़ी। मैं प्रतीक की ओर पलटा और बोला, यार शायद कोई चिल्ला रहा है। इस पर प्रतीक ने दीवार में टंगी घड़ी की ओर देखा। तब रात के 9 बज रहे थे और फिर वो बोला, ना ना, तेरे कान बज रहे हैं, खिड़की बंद कर और आ जा यहाँ। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, लिहाजा मैंने खिड़की बंद किया। खाना खाकर कुछ देर और हमने बातें की। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में वही चीख गूंज रही थी जिसे मैंने खिड़की बंद करते वक्त सुना था। मैं झट से उठकर बैठ गया और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। हैरत की बात तो ये कि रूम की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी वो आवाज़ मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। मैंने प्रतीक की ओर देखा
तो वो गहरी नींद में था और प्रतीक को देखने के दौरान ही मेरी नज़र तकिए के बीच में रखी बैटरी टॉर्च पर गई। मैंने वो टॉर्च उठाया और प्रतीक के कमरे से होकर घर से बाहर निकलने लगा, ये पता लगाने के इरादे से कि आखिर ये आवाज़ है किसकी और कहाँ से आ रही है। मैं जब घर से बाहर निकला तो तब तक बारिश और तूफान दोनों ही थम चुके थे, मगर वो चीखने की आवाज़ और तेज हो गई। लिहाजा मैं टॉर्च को आगे रखकर और उस आवाज़ को सुनते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। आसपास सिवाय मेरे और कोई इंसान नहीं था। मेरी कदमों के अलावा सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ ही थी उस रास्ते पर। उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं प्रतीक के घर से थोड़ा दूर आ चुका था। तभी चलते चलते मेरे कदम एकदम से ठहर गए, क्योंकि वो आवाज़ एकदम तेज हो चुकी थी। इसका मतलब था कि आवाज़ यहीं कहीं से आ रही है। आसपास देखा तो पाया कि मेरी दाईं ओर एक पुराना सा कब्रिस्तान है, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। अभी मैं उस कब्रिस्तान में जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो प्रतीक था। तभी मैंने कहा, हो तू है? पर तू तो सो रहा था ना। इस पर प्रतीक बोला, वो सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी छानबीन वाली आदत गई नहीं अभी तक? यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चल घर चल। इस पर मैंने बोला, रुकना, यहाँ तक आ गए हैं तो देखते हैं कि आवाज़ है किसकी। जिस पर प्रतीक ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, अबे तू पागल है क्या? तुझे इस कब्रिस्तान के बारे में भी पता नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। पहले पहले तो प्रतीक अंदर ना जाने की जिद पर अड़ा रहा, मगर जब मैंने जिद पकड़ी अंदर जाने की तो उसे झुकना ही पड़ा। फिर मैं और प्रतीक कब्रिस्तान की उस टूटी हुई दीवार को फान कर अंदर दाखिल हुए। तो जैसे ही हमने कब्रिस्तान के अंदर पैर रखा कि वो चीखने की आवाज़ और भी तेज हो गई। खैर मैं और प्रतीक आगे बढ़ते रहे। चूंकि वो कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था, इसलिए कहाँ कब्र है और कहाँ ज़मीन उतना समझ नहीं आ रहा था। अभी हम लोग थोड़ा भीतर गए ही थे कि अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा दाहिना पैर पकड़ कर रखा हो, क्योंकि मैं चलने के लिए अपना दाहिना पैर उठा नहीं पा रहा था। मैंने जब अपने पैर की ओर देखा तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि ज़मीन से निकले एक हाथ ने मेरा पैर पकड़ रखा था। मैंने एक झटके से अपना पैर छुड़ाया, जिस पर प्रतीक ने कहा, संभल कर चल, किसी कब्र में मत चढ़ जाना, देखा ना ये कब्रिस्तान कितना खतरनाक है। अब मैं भी समझ गया था कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, मगर मैं डरा नहीं और प्रतीक के साथ आगे बढ़ता रहा। अभी हम लोग उस जगह से थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी मेरी नज़र पास ही में मिट्टी के टीले पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि अपना सिर झुकाए जोर जोर से रोए जा रहा था। उसकी चीख इतनी दर्दनाक और कर्कश थी कि मैं चुप नहीं रह पाया। अरे भाई साहब, क्यों रो रहे हैं आप? और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं आप? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो। और ये बोलते हुए जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा उठाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, जिससे मांस लटक रहा था। ये सब देखकर मैं और प्रतीक वहाँ रुक नहीं पाए और हमने घर की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद प्रतीक ने कहा, ठीक है, वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ पाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, वो कब्रिस्तान भूतिया है और वहाँ से चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। चल ठीक है, तू डर मत। प्रतीक की सारी बात तो मुझे समझ आ गई, मगर एक बात अभी भी खटकती रही कि आखिर प्रतीक इतना हिम्मत वाला कब से हो गया। खैर कुछ ही देर में
हम लोग प्रतीक के घर के दरवाजे पर थे। इससे पहले कि हम दोनों अंदर दाखिल होते हैं, प्रतीक ने कहा, तू चल, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इस पर मैं बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर उसने फिर से मुझे अंदर जाने को कहा, लिहाजा मैं अंदर चला गया। मगर जैसे ही मैंने प्रतीक के कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रतीक बेड पर आराम से सोया हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता था? और आज भी ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस रात मेरे साथ प्रतीक नहीं था तो वो था कौन? खैर, अब प्रतीक दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मैं और जयपाल, हम लोग कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसी कोई बात नहीं थी जो हम दोनों एक दूसरे के बारे में ना जानते हों। मगर जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, जयपाल अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मतलब ये कि जयपाल की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और मेरी नौकरी दूसरे शहर में। हालांकि रोज़ाना हमारी बातें फ़ोन पर हुआ करती थीं, मगर पता नहीं क्यों पिछले 4 दिनों से ना तो जयपाल का फ़ोन आया और ना ही इधर से फ़ोन करने पर उसका फ़ोन लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। जयपाल तो मुझसे कभी नाराज़ भी नहीं होता। खैर, एक दिन की बात है, मैं रात को जैसे ही ऑफिस से घर आया तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि फ़ोन पर जयपाल का कॉल आ रहा था। मैंने झट से फ़ोन उठाया और बोला, तू ठीक तो है ना? हफ्ता भर जैसा होने को है, इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया? इधर से मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा तेरा फ़ोन। सारी बातें सुनकर जयपाल बोला, हाँ वो कुछ ज़रूरी काम था। भाई सुनना, बहुत दिन हो गए, तुझसे मिलने का मन कर रहा है, चल कहीं मिलते हैं। एक काम कर, तू मेरे शहर आ जा। जयपाल की बात मुझे भी ठीक लगी। वैसे भी बहुत दिनों से कहीं घूमकर आना नहीं हुआ, इसलिए मैंने जयपाल को हाँ बोल दिया। जिसके बाद जयपाल ने मुझे फ़ोन पर ही सारा कुछ समझा दिया कि मुझे कब कितने बजे वाली ट्रेन पकड़नी है और कहाँ उतरना है। सारी बातें तय हो जाने के बाद जयपाल ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख कर मैंने तुरंत बॉस को फ़ोन लगाया और छुट्टी देने की गुजारिश की, तो इस पर बॉस भी बहुत जल्दी ही मान गए, क्योंकि मैं ऑफिस से छुट्टियां बहुत कम ही लेता हूं। जयपाल के मुताबिक मुझे कल शाम 6 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, तो मैं फटाफट तैयारी में लग गया। अगले दिन शाम के 5:30 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, मगर समय पर पहुंच जाना तो अच्छी बात होती है। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई। मैं ट्रेन में चढ़ा और एक सीट पकड़कर बैठ गया। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, क्योंकि मौसम ठंड का था। ट्रेन में मेरे अलावा भी काफ़ी सारे लोग थे, मगर मेरे उतरने तक ये लोग रहेंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं थी। ट्रेन में बैठे बैठे अब मुझे करीब घंटा भर जैसा होने को था और अभी से ही मेरी बोगी खाली होना शुरू हो गई थी। यात्री लगातार अपनी मंजिल पर उतरते जा रहे थे और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे उतरने तक मेरी बोगी में कोई रहेगा भी, क्योंकि मेरी मंजिल अभी भी काफ़ी दूर थी। मैंने जयपाल से कहा भी था कि ठंड का मौसम है, मैं रात में ना आकर दिन में आ जाता हूँ, मगर जयपाल ने मुझे साफ तौर पर मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर मैं दिन में आऊँगा तो उससे मिल नहीं पाऊँगा, उससे मिलने के लिए मुझे रात में ही आना पड़ेगा।
खैर, जब तक मैं ट्रेन से उतरा तब तक मेरी बोगी एकदम खाली हो चुकी थी। उस पूरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरने वाला मैं अकेला ही मुसाफिर था। ट्रेन से उतरते ही मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:45 बज रहे थे, मगर स्टेशन का माहौल ऐसा था जैसे आधी रात का वक्त हो। खैर, मैं ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ जयपाल को ढूंढने लगा, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आएगा। मगर बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे प्लेटफॉर्म पर जयपाल कहीं नहीं दिखा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था, बस 1-2 लोग और एक आध चाय का स्टॉल ही नज़र आ रहा था। मैंने सोचा जयपाल को फ़ोन कर लेता हूँ, शायद रास्ते में ही होगा। लिहाजा मैं अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर लगे बेंच पर जाकर बैठ गया और मोबाइल निकालकर जयपाल को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा था। मैं तुरंत पीछे पलटा तो मेरी खुशी मेरी आंखों से झलकने लगी, क्योंकि मेरे पीछे मेरा दोस्त जयपाल खड़ा था। जयपाल चलते हुए मेरे सामने आया और मुझे गले से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो रो क्यों रहा है। जयपाल तो इस तरह से रोने वालों में से नहीं था। खैर, मैंने उसे शांत करवाया और बोला, अबे पागल, रो क्यों रहा है? अब तो मैं आ गया हूँ ना, एक आध हफ्ता रहूँगा तेरे साथ। जयपाल को शांत करवाकर हम दोनों स्टेशन से बाहर निकलने लगे। अभी हम स्टेशन से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी मुझे एक चाय का स्टॉल दिखा। मैंने सोचा क्यों न इस कड़ाकेदार ठंड में चाय पीकर थोड़ा गर्म हो लिया जाए। इस पर मैंने जयपाल से कहा, यार चल थोड़ा चाय वाय पीते हैं। जयपाल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और हम लोग उस चाय के स्टॉल की तरफ जाने लगे। स्टॉल पर जाकर खड़े होते ही वो चाय वाला समझ गया कि हम चाय पीने आए हैं, इसलिए वो केतली को चूल्हे पर चढ़ाकर चाय गर्म करने लगा। थोड़ी देर चाय गर्म करने के बाद उस चाय वाले ने चाय दिया तो सही, मगर उसने सिर्फ 1 कप चाय मुझे ही दिया। जयपाल को तो उसने ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो उसे देख ही ना पा रहा हो, जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, अरे और 1 कप चाय दो मेरे दोस्त को। मेरी बात सुनकर वो चाय वाला मुझे घूर घूर कर देखने लगा और बोला, धंधे के टाइम पर काहे मजाक कर रहे हैं साहब? यहाँ आपके अलावा तो कोई है ही नहीं, किसे चाय दूंगा? मुझे काफ़ी तेज गुस्सा आया कि आखिर ये चाय वाला ऐसे कैसे बोल सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर दूसरे बगल में खड़ा जयपाल मुझे इशारा करके शांत करा रहा था। मैंने अपने चाय का कप चाय समेत डस्टबिन में फेंक दिया और उस चाय वाले के मुंह पर पैसे मारकर हम दोनों दोस्त स्टेशन से बाहर निकल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस चाय वाले ने ऐसी हरकत क्यों की। कहीं वो दिमाग से हल्का तो नहीं था। खैर, इतने में ही जयपाल ने कहा, अरे छोड़ना उसकी बात, चल घर चलते हैं, घर ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पैदल ही चलते हैं। इतना कहकर जयपाल और मैं हम दोनों रास्ते पर उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो थे, मगर काफ़ी दूर दूर पर, इसलिए रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रही थी। जयपाल आगे आगे चल रहा था और मैं उसके थोड़ा पीछे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे। ठंड अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी, जिस वजह से रास्ते पर कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा था। तभी मैंने जयपाल से पूछा, भाई और कितनी दूर है तेरा घर? तो इस पर जयपाल बोला, बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा और। अब हम लोगों को रास्ते पर चलते हुए
काफ़ी वक्त हो चला था और मैं काफ़ी थक चुका था, मगर तभी इसी दौरान पता नहीं कैसे मेरी नज़र जयपाल के पैरों पर चली गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि जयपाल के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए यानी उल्टे थे। ये नज़ारा देखकर मेरा डर 7वें आसमान पर चढ़ गया। मुझे पता चल गया कि जयपाल कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो मर चुका है। और क्यों उस चाय वाले को जयपाल नहीं दिख रहा था, मुझे ये भी समझ आ गया था। मैं ठिठक कर अपनी जगह पर ही रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, जिस वजह से मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते समय मैंने एक दफ़ा पीछे पलटकर भी देखा तो पाया कि जयपाल मुस्कुराते हुए वहीं पर खड़े खड़े मुझे देख रहा है। मगर मैं नहीं रुका। मैं भागता हुआ सीधे स्टेशन पहुंचा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। पूरी रात मैंने स्टेशन में ही गुजार दी। फिर सुबह होते ही मैं किसी तरह पता पूछते पूछते जयपाल के घर पहुंचा। चूंकि जयपाल अकेला रहता था, इसलिए मैंने उसके घर के बगल वाले पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में जयपाल की मौत हो गई। मगर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जब जयपाल मर चुका था तो फिर मुझे फ़ोन किसने किया था। खैर, उस दिन के बाद से ना तो कभी जयपाल का फ़ोन आया और ना ही वो मुझे कभी दिखा। मगर इस घटना को मैं आज तक भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।